हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम असेसमेंट ऑफ फर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्म का कर निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल और बेसिक जानकारियाँ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम फर्म का असेसमेंट करने वाले हैं। इससे पहले हमने HUF के असेसमेंट के बारे में पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्म का मतलब है ना, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्म का मतलब है वो पार्टनरशिप फर्म से है। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है उन्हें ही हम फर्म कहेंगे। अब देखिए फर्म की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में तो नहीं दी गई है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर फर्म की डेफिनेशन दी गई है, और फर्म की वही डेफिनेशन है जो हमने पार्टनरशिप में पढ़ी है। ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो देखिए पार्टनरशिप क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच का क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार होते हैं, और वो भी किसी ऐसे बिजनेस के लिए जो कि उन सब के द्वारा चलाया जा सकता है या उन सब में से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हम फर्म की पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये फर्म का मतलब वही है इनकम टैक्स में भी जो पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म मतलब वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो हमने पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ी थी। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो विशेषताएं होती है, वो सारी विशेषताएं किस में होनी चाहिए, इस फर्म में होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले विशेषता एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, मतलब कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 इंसान होंगे तभी तो वो फर्म पार्टनरशिप फर्म होगी। ठीक है, फिर सेकेंड बात करते हैं मैक्सिमम पार्टनर्स। तो देखिए मैक्सिमम पार्टनर की जो लिमिटेशन सेट की गई है, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म इज़ टू बी 50। ठीक है, तो जो अभी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर है फर्म में वो कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, और जो एटलीस्ट कितना होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये लिमिटेशन है पार्टनर की। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि फर्म शुड बी एस्टैब्लिश फॉर द प्रॉफिट अर्निंग। देखिए फर्म की जो स्थापना है वो किसके लिए होनी चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट जो विशेषता है वो है 1 और मोर पार्टनर कैन रन द बिजनेस। उसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा पार्टनर मिलकर के बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, और वो इस फर्म में भी होनी चाहिए। अब देखिए मेन बात तो ये है एसेंशियल कंडीशन। देखिए मेन बात हमारे लिए जो असेसमेंट के लिए काम की चीज़ है वो ये है कि इसेंशियल कंडीशन फॉर द असेसमेंट एज अ फर्म। अगर कोई फर्म अपना फर्म के रूप में असेसमेंट करवाना चाहती है, ठीक है, वो चाहती है कि मेरा फर्म के रूप में असेसमेंट हो, तो उसमें ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मतलब उसको ये सारी जो कंडीशंस दी गई है, कौन सा एक्ट में दी गई है, इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 184 में दी गई है। ठीक है, अंडर सेक्शन 184 में जो कंडीशंस दी गई है, अगर वो कंडीशन कोई फर्म फॉलो करती है तो ही उसका असेसमेंट एज अ फर्म होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बात कही है, सबसे पहली बात कही है पार्टनरशिप डीड शुड बी इन रिटन। अब देखिए जो पार्टनरशिप डीड होती है, जो एग्रीमेंट होता है उनका, वो कैसा होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। एक रिटन डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिटन डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए। उनकी पार्टनरशिप डीड कैसे होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात हम करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर शुड बी मेंशन क्लियरली। जो पार्टनर के जो शेयर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, क्लियरली मेंशन होने चाहिए। मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं कौन से रेशियो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने सेट ही नहीं कर रखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करें, पार्टनरशिप डीड शुड बी साइन बाय द पार्टनर्स। और जो पार्टनरशिप डीड है वो सभी पार्टनर से क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी पार्टनर के साइन अगर उस पर नहीं होते हैं तो फिर उनका असेसमेंट एज अ फर्म होने से रुक सकता है। तो देखिए उस पार्टनरशिप डीड पे सभी साझेदारों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर 4th नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डीड मस्ट बी एनेक्स्ड विद द इनकम टैक्स रिटर्न। और उनके जो पार्टनरशिप डीड की कोई सर्टिफाइड कॉपी हो तो वो उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में अटैच करनी है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 है। अब नेक्स्ट,
तो वो 4 बेसिकली कंडीशंस थी जो कंडीशंस किसी पार्टनरशिप फर्म को फॉलो करनी होती है, और अगर वो कंडीशंस फॉलो हो जाती है तो फिर उनका असेसमेंट कैसा होगा, एज अ फर्म होगा, ठीक है। और अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो देखिए फिर क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, व्हेन अ फर्म इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल द कंडीशन अंडर सेक्शन 184 और देयर इज़ अ मिस्टेक अंडर सेक्शन 144, ठीक है, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट देन द फर्म विल बी असेस्ड एज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। अगर देखिए कोई फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म जो अंडर सेक्शन 184 में जो 4 कंडीशन अभी हमने पढ़ी है वो फॉलो नहीं करती है, या फिर अंडर सेक्शन 144 में कोई मिस्टेक कर देती है। अंडर सेक्शन 144 का मतलब ये होता है कि रिटर्न फाइल करने के टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस फर्म का जो असेसमेंट होगा वो एज अ फर्म नहीं हो करके कैसा होगा, एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, ठीक है। फिर उसका फर्म के रूप में असेसमेंट नहीं होगा, फिर उनका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, एओपी कह सकते हैं, तो एओपी के रूप में फिर उनका असेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे हमें असेसमेंट ऑफ एओपी भी पढ़ना है। तो असेसमेंट ऑफ एओपी कब होगा, जब वही एक फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म, जो 184 की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी या अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में कोई गलती कर देगी, तो उसका असेसमेंट एज अ फर्म नहीं होकर के एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस थी कि किसी फर्म को फर्म के रूप में असेसमेंट करवाने के लिए कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी है, तो वो 4 कंडीशंस थी अंडर सेक्शन 184, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि फर्म का असेसमेंट करते हैं तो किस तरीके से करना है, उसके क्या क्या स्टेप है, ठीक है। तो देखिए फर्म का असेसमेंट करने के मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। सबसे पहला काम जो होता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। हमें पहले फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना होगा इंडिया में, ठीक है। फिर सेकेंड बात होगी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उनकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम निकालनी पड़ेगी। अब देखिए फर्म है तो उनकी जो बेसिकली इनकम का सोर्स होगा ना, जो हायर इनकम का सोर्स होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो फर्म को सैलरी से इनकम तो होने से रही, ठीक है। अब बाकी सारे जो हेड्स है उनसे भी इनकम हो सकती है, बट जो बेसिकली इनकम का हेड रहेगा वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्योंकि फर्म की स्थापना किसके लिए हुई है, एस्टैब्लिशमेंट किसके लिए हुआ है, बिजनेस करने के लिए हुआ है, तो बिजनेस से ही उनको मेन इनकम होगी। तो सेकेंड काम हमारा रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इसके अंदर हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला तो है कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, पहले हमें बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सेकेंड बात होगी मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर। अब देखिए इसमें भी एक लिमिटेशन दी गई है इनकम टैक्स में कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दिया जा सकता है, ठीक है। फिर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, और पार्टनर को रेम्यूनरेशन कितना दिया जा सकता है इसकी भी मैक्सिमम लिमिट इनकम टैक्स में दी गई है। फिर देखिए स्टेप नंबर 3 की बात करें तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज एंड जीटीआई। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेट ऑफ करना पड़ेगा, जो लॉसेज है करंट ईयर के लॉसेज है या जो माइनस की इनकम है उनको करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं होती है तो फिर उनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये तो इंडिविजुअल में भी हम करते हैं, तो ये वाला स्टेप हमें फॉलो करके हमें क्या निकालनी होगी, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है। इसके बाद में करेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 80 की डिडक्शंस प्रोवाइड करेंगे फर्म को, और उसके बाद में टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फाइनली फिर हम क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है फर्म के असेसमेंट के, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एओपी। तो देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो फर्म और एओपी का दोनों का एक ही तरीके से निकलता है, क्योंकि एओपी भी तो बेसिकली एक फर्म ही होती है जिसका असेसमेंट एज ए एओपी हो जाता है। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समुदाय, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है उसके लिए सिर्फ 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। 2 बातें क्या ध्यान रखनी है कि जो फर्म है हमारी उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल वो अगर फुली इंडिया में हो और पार्शली इंडिया में हो तब तो फर्म क्या होगी, रेजिडेंट होगी, और अगर वो पूरा का पूरा इंडिया से बाहर हो मैनेजमेंट और कंट्रोल तो फिर वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी, ठीक है। तो देखिए रेजिडेंट होने के लिए क्या करना होगा फर्म को, इफ़ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर इज हुली एंड पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया। अगर उसके फर्म का मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया में हो, ठीक है, या पार्शली इंडिया के अंदर हो तो फर्म क्या होगी, रेजिडेंट होगी। और अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया से बाहर हो तो फिर वो फर्म क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, ठीक है।
बस फर्म रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, या तो वो रेजिडेंट होगी या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगी। और इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट और कंट्रोल फर्म का कहाँ है। अगर पूरा का पूरा इंडिया में है तो रेजिडेंट, और पूरे में से अगर पार्शली इंडिया में है तो रेजिडेंट, और अगर पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया है तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो ये है रेजिडेंशियल स्टेटस। आगे देखते हैं अभी हम। फिर देखिए एक नोट है कि फर्म एंड एओपी कैन नेवर रिगार्डेड एज ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है वो फर्म नहीं हो सकती है, ठीक है, फर्म नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकती और कंपनी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकती है। या तो वो रेजिडेंट होगी इंडिया में या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को ही हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस घूमने वाले हैं वो इसी पॉइंट के आसपास घूमने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, वेल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एट द फर्स्ट बुक प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, देन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज डिडक्टेड आउट ऑफ इट। अब देखिए, हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी होगी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो होगी उसके लिए हमें पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो पहले हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और बुक प्रॉफिट में से जैसे ही हम पार्टनर का रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें अंतर देखना है, किस चीज़ का अंतर देखना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है और बुक प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, बुक प्रॉफिट में और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि रेम्यूनरेशन जो होता है पार्टनर का, वो जब जैसे ही हम बुक प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, हम बुक प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बुक प्रॉफिट क्या होता है, एक बार हमने नेट प्रॉफिट तो कई बार कैलकुलेट किया हुआ है और हमने अकाउंट्स में कई बार हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो हमें पता है नेट प्रॉफिट क्या होता है, लेकिन नेट प्रॉफिट बुक प्रॉफिट से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखिए, बुक प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर अंडर सेक्शन 40B बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अंडर सेक्शन 40B। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो नेट प्रॉफिट होता है ना हमारा फर्म का, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तब उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर लेते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ इनकम ऐसी होती है जो इस हेड की नहीं होती है, या कुछ इनकम ऐसी होती है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तो उनको इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जब हम बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं ना तो एग्जैक्टली हमें बिजनेस का ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, वो भी हमें प्रोवाइड करना है अंडर सेक्शन 40B, ठीक है। जब हम बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए, नेट प्रॉफिट में तो सपोजिबली हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया 15%, ठीक है। लेकिन बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो माइनस करना है वो अंडर सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग माइनस करना है, ठीक है। और अंडर सेक्शन 40B में जो इंटरेस्ट की हाईएस्ट रेट दे रखी है, मैक्सिमम रेट, वो है 12%। तो इसका मतलब ये है कि हमने अगर 12% से ज़्यादा माइनस कर दिया है तो हमें उसे वापस 12% तक एडजस्ट करना है, ठीक है। और देखिए, बुक प्रॉफिट में माइनस नहीं किया हुआ होता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जबकि हम नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं ना उसमें तो हम माइनस कर देते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये बात हो गई कि बुक प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि नेट प्रॉफिट में तो हम सब कुछ माइनस कर देते हैं एज ए एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर देते हैं और पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया है तो वो भी माइनस कर देते हैं। लेकिन बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम माइनस करेंगे, कितने परसेंट, 12% की रेट से, 12% से ज़्यादा नहीं, लेकिन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर हमें छोड़ देना है, ठीक है। और अगर हमने माइनस कर रखा है तो उसे वापस ऐड कर देना है। समझ में आ गया मैटर। अब देखिए, इसकी कैलकुलेशन हम एक स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, ये स्टेटमेंट है आपके सामने, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, जो P&L हमारा नेट प्रॉफिट शो करेगा उसे हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसमें हमें ऐड करने हैं
कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट बट डेबिटेड टू P&L, और हमने उनको क्या कर दिया, P&L में डेबिट कर दिया, इट मीन्स हमने माइनस कर दिया। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो क्या रहेगी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अगर आपने पार्टनर का रेम्यूनरेशन नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए माइनस कर रखा है तो उसे वापस क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ हमें क्या ऐड करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%। अगर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और वो भी 12% से ज़्यादा दे दिया है तो उसको वापस क्या कर दो, ऐड कर दो। और अदर डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अदर डिसअलाउड एक्सपेंसेस मीन्स कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया जिसका फर्म के बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है उसे भी हमें वापस ऐड कर देना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमने पहले क्या कर दिया, उनको माइनस कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में हमें लेस करना है। लेस देखिए क्या करना है, लेस डिसअलाउड इनकम विच इज़ नॉट क्रेडिटेड विच इज़ क्रेडिटेड टू P&L। ऐसी इनकम जो डिसअलाउड थी जिनको हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है P&L के अंदर, ठीक है। क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, ऐड कर दिया है, ठीक है। तो उन्हें वापस हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। वो है इनकम ऑफ अदर हेड, कोई दूसरे हेड की इनकम है जो कि बिजनेस हेड की इनकम है ही नहीं और उनको हमने ऐड कर रखा है, तो उसे हम वापस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और सेकेंड बात करते हैं अदर इनकम, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि बिजनेस से रिलेट ही नहीं करती है और उसे हमने ऐड करके रख दिया है, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। देखिए बुक प्रॉफिट आ चुका है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है 12% तक, लेकिन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर माइनस नहीं है, ठीक है। और बुक प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसी बुक प्रॉफिट से हमें मिलेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर देखिए आप बुक प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से लेस कर दोगे रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, ठीक है। वर्किंग पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन है अंडर सेक्शन 40B, अगर उसको आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब देखिए रेम्यूनरेशन जो है पार्टनर का, उसको माइनस करने के लिए हमें एक ये फॉलो करना पड़ेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से जो भी कम होगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो अभी हमने उनको दिया, और पॉइंट नंबर सेकेंड अंडर सेक्शन 40B जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों में से जो भी कम होगा वो रेम्यूनरेशन पार्टनर को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब अंडर सेक्शन 40B क्या होता है वो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है बुक प्रॉफिट में से, जैसे ही आप रेम्यूनरेशन दोगे तो आपके पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो इस तरीके से फर्म की इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए हम अंडर सेक्शन 40B के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जो स्पेशली पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की दी गई है, ठीक है, अंडर सेक्शन 40B। अब देखिए सबसे पहले अंडर सेक्शन 40B की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या है, इसमें प्रोविजंस आर एज फॉलोज, कुछ प्रोविजन कुछ इस तरीके से है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है इट शुड बी ऑथराइज बाय द पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब वो पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज किया हुआ हो, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप डीड में उसका उल्लेख हो। अगर हिंदी में हम कहें तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब साझेदारी सल्लेख में उसका क्या हो, उल्लेख हो, ठीक है। अब साझेदारी सल्लेख में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कही हुई नहीं है और हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने का क्या होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए, तो ही हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फर्स्ट मैटर तो ये। सेकेंड बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 12% और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 12% है। अब ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड ऑथराइज कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हम उनको 20% दे देंगे या 25% दे देंगे। तो मैक्सिमम लिमिट जो है इंटरेस्ट की वो कितनी है, 12% है, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनर्स को मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा सकता है, तो 12% दिया जा सकता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 40B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें, प्रोविजन अंडर सेक्शन 40B विल अप्लाई ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स ऑल्सो। और ये जो प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला 40B का, ये प्रोविज़न इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी एप्लीकेबल होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में उसको ऑथराइज किया जाए। और दूसरी बात कि उसकी भी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 12% होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी एप्लीकेबल हो गए,
ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही होंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी होंगे। अब 4th नंबर प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन अंडर सेक्शन 40B विल नॉट अप्लाई ऑन द सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए कुछ इस टाइप के इंटरेस्ट है जिनके ऊपर ये प्रोविजन फॉलो नहीं होंगे। कौन कौन से इंटरेस्ट पे फॉलो नहीं होंगे? एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अंडर सेक्शन 40B के ये जो प्रोविज़न है ये फॉलो नहीं होंगे। इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, अगर कोई पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी से काम कर रहा है और उसको हमने कोई इंटरेस्ट पेड किया है तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट पेड बाय फर्म ऑन लोन फ्रॉम द वाइफ एंड रिलेटिव ऑफ पार्टनर। अगर फर्म ने किसी पार्टनर की वाइफ से या रिलेटिव से कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेड करते हैं उसके ऊपर भी अंडर सेक्शन 40B के प्रोविज़न फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अंडर सेक्शन 40B के प्रोविज़न थे इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। तो इसमें मेन चीज़ें हमें क्या ध्यान रखनी है कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में उसका क्या हो, प्रोविज़न हो। सेकेंड, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। और थर्ड बात यह है कि ये जो प्रोविज़न है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी एप्लीकेबल होंगे। और कुछ इंटरेस्ट इस प्रकार के हैं जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी और इंटरेस्ट पेड बाय फर्म ऑन द लोन फ्रॉम वाइफ एंड रिलेटिव ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो ये सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविज़न थे। अब हम देखते हैं रेम्यूनरेशन के प्रोविज़न, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन, और ये भी किस में है? अंडर सेक्शन 40B के अंदर कहा हुआ है, ठीक है। ये भी अंडर सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग है, तो इसको भी अभी हम ध्यान से देखते हैं। तो देखिए रेम्यूनरेशन के लिए प्रोविज़न किस तरीके से है, तो प्रोविज़न आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट शुड बी ऑथराइज बाय द पार्टनरशिप डीड। अब इसमें भी ये बात होनी चाहिए कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड उसे ऑथराइज करे। मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर रेम्यूनरेशन देने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है तो हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड, पार्टनर शुड बी वर्किंग पार्टनर। अब ऐसा ये भी प्रोविज़न है कि आप जिस पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो पार्टनर कैसा होना चाहिए? वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। नॉन वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और नॉन वर्किंग पार्टनर का रेम्यूनरेशन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड, अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड। अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में कोई भी अगर चेंजेस किया है या कोई भी संशोधन किया है तो वो पुरानी तिथि से प्रभावी नहीं होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि फर्म अपना असेसमेंट करवाने से पहले अपने पार्टनरशिप डीड में चेंजेस कर देते हैं, तो वो चेंजेस जो होंगे वो पुरानी तिथि से, मतलब जब से फर्म चल रही है या तब से वो चाहते हैं तब से वो फॉलो नहीं होगा। मतलब जब उन्होंने चेंजेस किया है उसके बाद से ही वो चेंजेस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 4, रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट अंडर सेक्शन 40B, ठीक है। और पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन है ना वो 40B की लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 40B में कुछ लिमिट दी हुई है कि कितना रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहली अगर लिमिट की हम बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे बुक प्रॉफिट लिख दिया है क्योंकि जो लिमिट सेट की गई है ना वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सेट की गई है, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। तो पहले अगर हम बात करें तो लॉस की अगर कंडीशन हो, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को लॉस हो रहा हो तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दिया जा सकता है? वर्किंग पार्टनर को 1,50,000 दिया जा सकता है, ठीक है। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है? 1,50,000। अगर सेकेंड कंडीशन हम बात करें कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की कंडीशन होगी ना तो उसमें पहले ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जैसे ज़्यादा है, जैसे सपोजिवली कितना हो रहा है? 5 लाख हो रहा है, ठीक है, 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो पहले 3 लाख के प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो पहले 3 लाख के प्रॉफिट का 90% या फिर 1,50,000 दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, ठीक है। देखो फर्म लॉस की कंडीशन में तो मैक्सिमम 1,50,000 हमें ध्यान रखना है। और अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है और 3 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो 3 लाख रुपए तक के प्रॉफिट में तो 90% प्रॉफिट का या फिर 1,50,000 दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो देना है, ठीक है। और बाद में पीछे बचे हुए जो प्रॉफिट है ऑन प्रॉफिट अबव 3 लाख, और 3 लाख से पीछे बचा हुआ जितना भी प्रॉफिट है उसका 60% हमें देना है, 60% ऑफ सच प्रॉफिट,
ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। जैसे लॉस की कंडीशन है तो मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। और अगर प्रॉफिट की कंडीशन है और प्रॉफिट अगर 3 लाख के अंदर अंदर ही चल रहे हैं, तब तो हमें प्रॉफिट का 90% या फिर 1,50,000 दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो देना है। और प्रॉफिट की कंडीशन है और प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा है, तो पहले 3 लाख मतलब पहले 3 लाख पे तो हमें प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 देना है। और भी प्रॉफिट अगर अबव बचता है तो उसका 60% हमें और रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है, तो ये रेम्यूनरेशन की मैक्सिमम लिमिट है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है मैटर? तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी के आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।